जय हिंद। चलिए समझते हैं आज टर्म 2 का भारत और समकालीन विश्व भाग 2 इतिहास चैप्टर से, जो कि ये इतिहास में बस चैप्टर 2 ही आएगा। ठीक है, हमारा जो फाइनल एग्जाम होने वाला है क्लास 10 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वन शॉट वीडियो, ये काफ़ी लंबा चैप्टर है तो ये वन शॉट में भी थोड़ा टाइम लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद, जो कि हमारा पहला है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, और ये ऐसे ही हमारा जो लिखा है, ये डेट वाइज ये एक बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, जैसे आपको आसानी से याद हो जाए। और ऐसे ही आगे लिखा है 1817 बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम की रचना की गई थी। और ऐसे लिखा है आगे 1885 यानी कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना मुंबई मुंबई या मुंबई, ठीक है, में हुई। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये 8th या 9th क्लास में भी जब हम रिटन पेपर दे रहे थे तो उस समय पूछा गया था कि कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था और किस राज्य में हुआ था। ठीक है, और इस बार कहीं पूछ सकता है कि कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऐसे ही आगे जो एरो ये दिखाया गया है, इसीलिए दिखाया गया है ये उस तरह से डेट वाइज बढ़ते हुए क्रम में चला जाए। आगे लिखा लॉर्ड कर्जन ने 1905 यानी 1905 में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव रखा। ठीक है, अभी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, सिर्फ एक प्रस्ताव रखा है। ऐसे आगे लिखा है 1905 में रविंद्रनाथ अविंद्रनाथ लिख दिया है, यानी ये गलत है थोड़ा। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया था। और इसी प्रकार आगे लिखा है 1906 यानी 1906 में आगा खान एवं नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। यानी मुस्लिम की स्थापना दो व्यक्तियों ने किया था, आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह ने। इन दोनों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ऐसे ही आगे लिखा है 1907 है 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में। नरम दल और गरम दल, नरम दल कौन थे, तो नरम दल के वो व्यक्ति थे जो कि महात्मा गांधी हो गए, और गरम दल के जैसे सुभाष चंद्र बोस, जो चंद्रशेखर आजाद, जो जोश की भावना, देश के प्रति जोश बहुत ही अधिक था। ठीक है, प्रेम की भावना। 1911 है 1911 में दिल्ली दरबार में आयोजन हुआ। ठीक है, और दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। यहाँ पे बंगाल विभाजन लॉर्ड कार्जन ने 1905 में क्या किया था, बंगाल की विभाजन के लिए प्रस्ताव रखा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 1911 है 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। और आगे लिखा है दिल्ली दरबार में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले भारत की राजधानी जो थी वो कोलकाता था। ठीक है, अब उसे दिल्ली कर दिया गया। 1914 में यानी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ, यानी कि स्टार्ट हुआ 1914 में। इसी प्रकार आगे लिखा है 1915 में महात्मा गांधी की स्वदेशी वापसी। साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 में आए थे। और आगे इसी प्रकार लिखा है 1916 यानी 1916 में महात्मा गांधी ने नील कृषि के विरोध में चंपारण, यानी चंपारण कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, बिहार में सत्याग्रह किया, किसके लिए, नील कृषि के विरोध में। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़े जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह किया। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि 1917 में गुजरात राज्य है और वहाँ खेड़ा जो जिला है वहाँ पे किसानों के साथ मिलकर क्या किया, सत्याग्रह किया। क्यों किया, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको भी मैंने लिखा है। ये वन शॉट है, इसको समझा गया है सिर्फ कंसेप्ट के लिए। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद के क्या लिखा है, सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह किया। चलिए आगे देखते हैं इसको डिटेल में। और इसी प्रकार आगे लिखा है यहाँ पे 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 में इसका समापन हो गया, यानी कि खत्म हो गया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। आगे लिखा है क्या, आगे लिखा है ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वशासन की मांग
ठुकरा दिया। स्वशासन कौन चाहता था? भारतीय चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार जो इस पे भारत क्या कर रही थी, शासन कर रही थी, उसने क्या किया, स्वशासन को मतलब भारत ने स्वशासन की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसे क्या किया, उसे नकारा, उसे ठुकरा दिया। ठीक है, ऐसे आगे आगे लिखा है, क्या लिखा है, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर 1919 यानी 1919 में राल्ट एक्ट जैसा काला कानून पारित कर दिया। इसको भी मैंने डिटेल में आगे पढ़ा लिखा है, उसमें देख सकते हैं। 13 अप्रैल 1919 या 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ के लिए फेमस है? तो ये पंजाब में। ठीक है, 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली ने क्या किया, प्रारंभ किया। ठीक है, और इसी प्रकार आगे लिखा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। महात्मा गांधी ने कौन सा असहयोग की आंदोलन की शुरुआत की थी? ठीक है, इसी प्रकार आगे लिखा है 1922 यानी 1922 में चौरी चौरा। चौरी चौरा कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। आप मैप में भी करा दिया हूँ चौरी चौरा, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, यहाँ पे असहयोग आंदोलन शुरू किया था और यहाँ पे वापस ले लिया। इसे ट्रेनों में आग लगा दी गई, ट्रेनों को लूटा गया, क्योंकि जो भारत का जो भी हीरे मोती जवाहरात जो भी थे, वो ब्रिटिश अपने अपने देश को ले जा रहे थे। तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेक वहाँ पे जो भी देशभक्त थे, उन्होंने उस ट्रेन को लूटा, जिससे इससे बहुत हिंसा फैल गई, और जिससे मतलब महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 9 अगस्त यानी 9 अगस्त 1925 यानी 1925 में काकोरी काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना ले जा रहे ट्रेन को लूट लिया। देखिए वही बात यहाँ पे भी लिखा है। और इसी प्रकार 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन क्या है, इसको भी मैंने डिटेल में आगे लिखा है। 8 अगस्त 1929 यानी 8 अगस्त 1929 में क्या हुआ था, भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त को असेंबली पर बम फेंका। क्या लिखा है यहाँ पे, डिटेल में थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। भगत सिंह और कौन है, बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया, 8 अगस्त 1929, ठीक है, 1929 में क्या किया, असेंबली में बम फेंका, जिसमें ब्रिटिश शासन जो कर रही थी वो बैठी थी। ठीक है, उसी पर आगे लिखा है 12 मार्च 1930 या 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ की, यानी शुरू किया था। ठीक है, आरंभ किया था। तो ये डेट याद रखिए कि महात्मा गांधी ने किस कहाँ से दांडी मार्च यात्रा शुरू किया था। तो और डेट भी याद रखिए, 12 मार्च 1913 में महात्मा गांधी ने साबरमती याद रखिएगा। और ये आगे लिखा है 6 अप्रैल 1913 में दांडी मार्च पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा व सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, और दांडी मार्च यात्रा जो नमक को ही इन्होंने, महात्मा गांधी ने क्यों लिया, तो नमक को इन्होंने इसलिए लिया क्योंकि जो भी उस समय शासन कर रहे थे, जो अंग्रेज शासन कर रहे थे, वो नमक पे बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे थे, जिसके कारण उन्होंने, महात्मा गांधी ने इसको एक सबको मतलब समानता के अधिकार के रूप में लिया, जिससे सभी लोग एकजुट हो और इसके लिए आंदोलन करें। ठीक है, तो 6 अप्रैल 1913 में दांडी मार्च यात्रा पहुंचकर उसको पानी को उबाला, नमक को एक किसके लिए, जुटता के लिए, देश में एकजुटता आए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, नमक तोड़ आंदोलन को मतलब उन्होंने लिया। इसी प्रकार आगे लिखा है 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, अनुसूचित जातियों को दलित वर्ग एसोसिएशन में गठित किया। ठीक है, और इसी प्रकार आगे लिखा है 23 मार्च यानी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई, जो कि बहुत ही निंदनीय बात है। उनको फांसी दे दिया गया, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। आगे इसी प्रकार आगे लिखा है 1931 में महात्मा गांधी 1931 महात्मा गांधी इंदरविस समझौता व सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, इंदरविस समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, इसको भी मैंने डिटेल में नीचे लिखा है, तो इसको भी थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे अभी। चलिए आगे देखते हैं। 1931 में महात्मा गांधी ने द्वितीय
गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। प्रस्तुत होने वहां अपेक्षित सफलता हाथ नहीं हुई लगी। चलिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखिएगा। 1932 यानी 1932 में महात्मा गांधी एवं अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या है, इसे मैंने डिटेल में आगे लिखा है, ये वन शॉट है थोड़ा कंसेप्ट के लिए। 1933 में चौधरी रहम अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार सामने रखा। 1933 1933 ये डेट याद रखिएगा। और ये चौधरी रहमत अली जो प्रथम जो वहाँ नागरिक वहाँ मतलब वो ऐसे नागरिक थे जो पाकिस्तान को मतलब क्या किया था, विभाजन के लिए एक विचार रखा था। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। लिखा है 1935 यानी 1935। 1935 में भारत स्वशासन अधिवेशन पारित हुआ व प्रांतीय सरकार का गठन हुआ 1935 में। ठीक है, 1939 यानी 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। फिर से 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। और इसको मैंने इसमें आगे नोट में भी लिखा है कि द्वितीय विश्व जब युद्ध आरंभ हुआ तो भारत में मतलब ये कैसे मतलब एक कारण बना, जिसे मैंने इसको नोट में भी मैंने लिखा है। जब युद्ध शुरू हुआ तो भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, मैंने इसको डिटेल में पढ़ा है और लिखा भी है। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी लिखा। 1914 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग संकल्प पास किया गया। ठीक है, 1914 में मुस्लिम की लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई और जिसके कारण संकल्प पास किया गया, एक संकल्प होता है उसको पास किया गया। और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत व गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ये बहुत ही फेमस नारा है, करो या मरो। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये कौन सा नारा है, किसने दिया था, ये किसने दिया था, कौन कौन थे वो जो चश्मा लगाते थे? बिल्कुल, जो हम हिंदी के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 1945 यानी कि 1945 में क्या लिखा है, 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम का हमला किया, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध जो था उसको समाप्त किया गया। ठीक है, जो कि बहुत ही लोगों का मतलब मृत्यु हो गया था। 1946 यानी 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान के प्रस्ताव के साथ भारत आया। ठीक है, इसी प्रकार आगे ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है समझने के लिए। आप जब वीडियो देखेंगे खान सर का, उसमें बताया गया है 1946 में जो कैबिनेट मिशन जो आज खान सर ने बनाया 26 जनवरी पे, तो 1946 में कैबिनेट मिशन क्या है उसको डिटेल में वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, अपना देश प्यारा आज़ाद हुआ। कुछ रोचक तथ्य जो है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस समझ सकते हैं। भारत आज़ाद हुआ तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली थी। ठीक है, और सेकेंड बात यह है, सुभाष चंद्र बोस से दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो कि ऊपर भी मैंने एक लेक्चर में बोला है। भारत बाल गंगाधर तिलक स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा नारा दिया था। इसी प्रकार राम प्रसाद बिस्मिल ने ये ऐसा नारा दिया था, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, मतलब राष्ट्रवाद हम किसे कह सकते हैं, उसका मतलब संक्षिप्त परिचय क्या है। तो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना राष्ट्र कहलाती है। ठीक है, यह लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत साझा करते। कई बार लोग विभिन्न भाषाई समूह के हो सकते हैं जैसे भारत, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम और एक सूत्र पर बंधे रखता है। राष्ट्र क्या है, जो एक सूत्र में बांधे रखता है, प्रेम में बांधे रखता है और एक सूत्र में बांधे रखता है। ठीक है, जिसे हम बंधन बोल सकते हैं। और एक भले भाषा अलग अलग हो, हमारा कल्चर अलग हो, लेकिन हमारा जो प्रेम है अपने देश के प्रति, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए, राष्ट्रवाद के को जन्म देने के कारक कौन से हैं, तो ये दो देशों से हो सकता है। जैसे यूरोप में क्या है, राष्ट्र राज्यों के उदय से जुड़ा हुआ है, और भारत वियतनाम जैसे उप
उपनिवेशों के मतलब जन्म के कारक हो सकते हैं, जैसे कि उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ा है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत और तथा असहयोग आंदोलन, मैंने बोला था ऊपर, मैंने क्लियर किया था और यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको, वहाँ पे वन शॉट दिखाया था, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव तथा युद्ध पश्चात परिस्थितियां, मतलब भारत में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो वहाँ पे भारत में क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, और क्या संकटें आई, और क्या उसका मतलब उसके बाद युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद से क्या हुआ भारत में, तो उसको भी डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए समझते हैं। एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का जन्म हुआ। ठीक है, रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी, भरपाई कर्जा लेकर व करों में वृद्धि करके हुई। ठीक है, आगे लिखा सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो जो ब्रिटेन था वो हम मतलब हमें गुलाम किया था, तो वो उसमें जब पार्टिसिपेट किया था तो हमारे सैनिकों को जबरन भर्ती कराया जा रहा था। ठीक है, इसलिए हमारा रक्षा बजट भी ज़्यादा मतलब बढ़ रहा था और हमारा टैक्स भी ज़्यादा लग रहा था। ब्रिटेन सेना के सिपाहियों की जबरन भर्ती। ठीक है, ब्रिटेन सेना के लिए सिपाहियों की जबरन भर्ती, जो इंडियन सिपाही थे, आर्मी थे, उनको जबरन भर्ती किया जा रहा था, या इंडियन जो पीपल थे उनको जबरन भर्ती किया जा रहा था। ब्रिटिश जो भी सेना थी या वहाँ की सरकार थी, इसके कारण फसल नष्ट हो जाने की वजह से खाद्यान्न की भारी कमी आई थी, जिसके कारण लाखों लोग की मृत्यु हो गई थी। फ्लू की महामारी तथा अकाल की वजह से लाखों की मृत्यु हो गई थी। फ्लू एक बीमारी आ गया था जिसके कारण वहाँ भारत में भी लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी, और खाद्यान्न भी जो कम पड़ गया था जिसके कारण भी मृत्यु हो गई थी, भूखमरी जैसी स्थिति हो गई थी। सत्याग्रह का विचार, सत्याग्रह का विचार किसका है, इसको भी समझते हैं। सत्याग्रह का अर्थ क्या है? यह सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक तरह की जन आंदोलन करने का रास्ता है। क्या मतलब? कहने का मतलब यही है कि सत्याग्रह क्या है? सत्य, यहाँ पे सत्य लिखा है, और अहिंसा। हिंसा का मतलब क्या होता है? हिंसा मतलब किसी चीज को लेकर हिंसा करना। अहिंसा मतलब एकदम प्रेम भाव सद्भावना, महात्मा गांधी की जैसे नरम दल की तरह आधारित एक तरह नए तरह की जन आंदोलन, एक तरह की नई जन आंदोलन करने का रास्ता। ठीक है, इसको क्या क्या कहेंगे? सत्याग्रह का ये महात्मा गांधी का विचार है। सत्याग्रह के मुख्य बिंदु क्या है? अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, ठीक है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो, और इस पे थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा है तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ अपने नोट्स से। हाँ, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से लड़ने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट है सत्याग्रही। सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे बिना किसी प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना भी सफल हो सकता है। ठीक है, सत्याग्रही जो सत्याग्रह का विचार रखता है, उत्पीड़क की चेतना को झकझोर कर उसे सच्चाई को स्वीकार करने तथा दमन का अंत करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इसी प्रकार आगे लिखा है यहाँ पे, जो कि थोड़ा मिट सा गया है, महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है, भारत में किए गए सत्याग्रह के आरंभ प्रयोग। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे। चंपारण जो है बिहार में है, मैंने नोट्स में भी लिखा था। 1917 गुजरात, ये कहाँ है? खेड़ा और अहमदाबाद गुजरात। इसको भी डिटेल में पढ़ते हैं। बिहार में क्या है? चंपारण, जो कि 1917 में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित किया। ठीक है, और 1917 में खेड़ा जो आंदोलन हुआ था, ठीक है, खेड़ा जिले में आंदोलन हुआ था, गुजरात के किसानों पर कर यानी टैक्स की छूट दिलवाने के लिए उन्होंने संघर्ष में समर्थन दिया। ठीक, किसने दिया? महात्मा गांधी ने। फसल खराब हो जाने व प्लेग महामारी जो कि आई थी उसके कारण किसान लगान के चुकाने
कि हालात में नहीं थे, यानी कि उस परिस्थिति में नहीं थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ फसल भी खराब हो चुकी थी। 1918 में कपड़ा कारखाने, यानी अहमदाबाद की बात हो रही है, 1918 कपड़ा कारखाने में काम करने वाले मजदूरों का समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन का विचार मतलब हुआ वहाँ पे, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात में है, जो कि मैंने मैप में भी इसको करा दिया है। आगे लिखा है, राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान। ये कहाँ से है? तो राल्ट एक्ट कानून, जो काला कानून था, मैंने वहाँ पे नोट्स में पढ़ाया था आपको, तो वहीं से ये भी लिया गया है, राल्ट एक्ट। इसका उद्देश्य क्या है, पहले उद्देश्य समझते हैं। भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए किया गया था राल्ट एक्ट 1919, ठीक है, 1919। इसका उद्देश्य क्या था? राजनीतिक गतिविधियों और दमन करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया था, जो कि भारत में जो भी देश को आज़ाद कराना चाहते थे और उन्हें ये दबाना चाहते थे, उसके लिए ये राल्ट एक्ट पारित किया गया था। और पहले परिणाम भी देख लेते हैं। आगे लिखा है, 6 अप्रैल 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया, जो कि विभिन्न शहरों में रैली जुलूस से रेलवे, आप ये पढ़ सकते हैं, दुकानें बंद हो गई और अस्पताल, डाकघर और विद्यालय भी, स्कूल भी बंद हो गए। और अगला लिखा है, क्यों अन्यायपूर्ण हुआ, मतलब ये क्यों अन्यायपूर्ण है? तो राल्ट एक्ट, तो इसको भी मैंने डिटेल में बताया है कि भारतीयों की नागरिक आज़ादी पर प्रहार किया गया था। राल्ट एक्ट के द्वारा भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर ये पास किया गया था, क्या? राल्ट एक्ट। और ये क्या था उद्देश्य, मुख्य प्रावधान इसका क्या हुआ कि राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए वो 2 साल तक जेल में डाल सकते थे। ये किसका कारनामा था? राल्ट एक्ट का। और ये किसने मतलब पारित किया था? तो ये ब्रिटिश सरकार, जो हम पे शासन कर रही थी। अब पढ़ते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये कहाँ कहाँ पे हुआ था और ये क्यों इतना मतलब फेमस है? और ये बहुत ही काला दिन था पंजाब के अमृतसर में रहने वाले लोग का, जो कि लोहरी मतलब अपना प्रमुख त्योहार मना रहे थे। मुख्य घटना 13 अप्रैल 1919 यानी 1919 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में घटित हुआ कानून, ठीक है, का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। कौन एकत्रित होता? वहाँ के पीपल, वहाँ के लोग। शहर से बाजार के होने के कारण, शहर से बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया गया। मार्शल लॉ क्या होता है कि वो लागू हो जाने के बाद से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। जबरन जनरल डायर बहुत ही मतलब खराब व्यक्ति है। उसने क्या किया था, मैदान से बाहर निकलने के सभी रास्तों को बंद कर दिया तथा भीड़ में अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे सैकड़ों लोग की जानें चली गई। सैकड़ों लोग की मतलब उन्होंने हत्या कर दी। कौन था? जनरल डायर, पापी है। और ये लिखा अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये आगे इसमें लिखा है, भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए थे। इसके परिणाम क्या हुए थे? मतलब हड़तालें होने लगी और पुलिस से मोर्चा लेने और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे लोग। और इससे सरकार की निर्ममतापूर्ण रवैया अपनाया। सरकार ने क्या किया? निर्ममतापूर्ण मतलब जानबूझकर भी और जानते हुए भी लोगों को क्या किया? अपमानित करने के लिए आतंकित किया और उन्हें बहुत मारा पीटा। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घसीट कर चलने के सहारे साहिबों, यानी अंग्रेजों, साहिबों किसके लिए कहा गया है? अंग्रेजों के लिए, को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट है, लोगों को कोड़े मारे गए। कोड़े क्या होता है? कोड़े एक प्रकार का एक रस्सी जैसा होता है, जो कि चमड़े का बनाया होता है, जिससे मतलब लोगों को मारे गए। पुलिस वाले मारे होंगे, वहाँ की सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार ने मारी थी। और क्या किया गया था? गुजरावाला, गुजरावाला कहाँ पे? पंजाब में है कि गांव पर बम बरसाए गए थे, ठीक है।
ये यहाँ वहाँ का एक गांव है, वहाँ पे गुजरावाला। ठीक है। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने राल्ट एक्ट सत्याग्रह को वापस ले लिया। राल्ट एक्ट सत्याग्रह क्या था? उन्हें वापस ले लिया गया। खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत किसके लिए किया गया था? तो खिलाफत जो है, खिलाफत शब्द खलीफा के से निकला है, जो कि ये मुस्लिम मतलब लोगों के मतलब उद्देश्य से ये किया गया था। खिलाफत का मुद्दा उठाया गया था। ऑटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ साथ इस्लामिक विश्व आध्यात्मिक नेता भी था। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध तुर्की की हार हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हो गई थी। ठीक है। यह अफवाह फैल गई थी कि तुर्की पर एक अपनाजनक, ठीक है, अपमानजनक संधि थोपी जाएगी। इसके लिए खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मोर्चा 1919 में अली बंधुओं द्वारा मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। समिति का गठन कब हुआ था? खिलाफत समिति का गठन तो मार्च 1919, यहाँ मार्च लिखा। ठीक है। और आगे लिखा, महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत मुद्दा उठाया? क्यों उठाया गया था? तो राल्ट एक्ट सत्याग्रह असफलता के बाद से यह महात्मा गांधी पूरे भारत में और ज़्यादा जनधार जो आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। ठीक है। अपने देश को आज़ाद करने वाले जो जनधार थे, उन्हें और ज़्यादा खड़ा करना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि बिना हिंदू मुस्लिम को एक किए बगैर, समीप लाए बगैर ऐसा कोई भी अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने खिलाफत मुद्दा को उठाया। ठीक है। आगे लिखा है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या है? असहयोग क्यों है? ब्रिटिश शासन की स्थापना भारतीयों के सहयोग से हुई थी। ठीक है। यदि भारतीय अपना सहयोग वापस ले ले तो ब्रिटिश सरकार क्या हो जाएगी? ढह जाएगी, यानी सरकार रहेगी ही नहीं। क्यों? ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। देखिए, असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 से 1922। ठीक है। यहाँ पे लिखा है असहयोग आंदोलन के चरण, मतलब उसके क्या चरण थे? सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा, सरकारी नौकरी, सेना, पुलिस, अदालत, विदेशी वस्तु तथा का, और स्कूल में भी जो भी स्टूडेंट थे उन्होंने क्या किया? स्कूल जाने से बहिष्कार कर दिया। व्यापार व्यापक क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन चरम पर पहुंच गया। ठीक है। और इसी प्रकार जो मतलब यहाँ पे कहने को दिया है कि जो भी ब्रिटिश का सरकार थी इंडिया पे, मतलब जो शासन कर रही थी, उन्होंने जो भी पद दिए थे भारत के लोगों को, पुलिस में, सेना में और अदालत में, विदेशी कपड़े के लिए, चाहे अन्य मतलब वस्तु के लिए, तो उन्होंने क्या किया? उसे ठुकरा दिया। भारतीयों ने उसे ठुकरा दिया, क्योंकि असहयोग आंदोलन का यही चरण था। और असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेसी अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 और दिसंबर 1920। सितंबर 1920 यानी 1920 में असहयोग की स्वीकृति अन्य नेताओं द्वारा की गई, और दिसंबर 1920 या 1920 में स्वीकृति पर मुहर तथा इसकी शुरुआत पर सहमति जताई गई। इसी प्रकार विभिन्न सामाजिक समूह जिन्होंने भाग लिया, शहरों में मध्य वर्ग, विद्यार्थी, शिक्षक, वकील, पुलिस, ग्रामीण इलाकों में किसान व आदिवासी जो कि रहते हैं उड़ीसा में, बागानों में लगे मजदूर, ये सभी ने क्या किया? सहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आंदोलन के दोहरे लक्ष्य क्या थे? स्वराज की प्राप्ति। स्वराज कौन है? हमारा देश है। खिलाफत के मुद्दे को समर्थन, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता में लाई जा सके। और आगे लिखा है आंदोलन की समाप्ति कब हुई? फरवरी 1922 यानी 1922 में, फरवरी 1922 महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि चौरी चौरा में हिंसक घटना हो गई थी। चौरी चौरा कब हुआ था? तो मैंने आपको बता दिया है चौरी चौरा और किस राज्य में हुआ था? यूपी में हुआ था। और चौरी चौरा 1922 में। ठीक है। यही है 1922। तो चौरी चौरा को ये घटना के बाद ये वापस ले लिया गया आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन।
आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं क्या हैं? विभिन्न सामाजिक समूहों के ने आंदोलन में हिस्सा लिया, परंतु क्या लिखा है? परंतु प्रत्येक वर्ग अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। प्रत्येक वर्ग की जो थी वो अपनी अपनी आकांक्षाएं थी, ठीक है। और जो भी आंदोलन कर रहे थे उनका, और सभी के लिए स्वराज का अर्थ भिन्न था। स्वराज का अर्थ जो था, मतलब था, वो अलग अलग था। इसी प्रकार यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है रिटर्न वर्क में, तो मैं बुक्स जो मैं नोट्स है उसे मैं थोड़ा एक बार देख कर बताता हूँ। हाँ, यहाँ पे लिखा है प्रत्येक समाजी समूह ने आंदोलन, प्रत्येक यहाँ पे लिखा है, मतलब यहाँ पे लिखा है प्रत्येक समाजी समूह में आंदोलन में भाग लेते हुए स्वराज का मतलब एक ऐसा युग लिया जिसमें उनके सभी कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे स्वराज का मतलब अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे अब ऐसा एक क्या किया गया था, एक ऐसा मतलब मीटिंग किया गया था जिसमें सभी का कष्ट जो है, मतलब वहाँ पे जो भी सारे कष्ट हैं, जो भी सारी मुसीबतें हैं, उसे खत्म किया गया एक ही बैठक में, ठीक है। और इस सबका स्वराज का अर्थ सेम करने के लिए, इसका मतलब क्या है? सबका स्वराज सेम करने के लिए, एक जैसा करने के लिए एक मीटिंग में सभी का कष्ट और सारी सभी का मुसीबतों को खत्म करने के लिए स्वराज को एक किया गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। कैसे क्या हुआ इसको पढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन, सॉरी, असहयोग आंदोलन की समाप्ति से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने तक मुख्य घटनाएं हुई थी। क्या क्या वो घटना थी जो हमें याद रखना चाहिए? फरवरी 1922 में महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था किसके द्वारा? 1922 में महात्मा गांधी जी द्वारा। आगे लिखा है प्रांतीय परिषद चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद होने लगी। कांग्रेस के जो नेता थे उसमें आपसी मतभेद होने लगा, यानी कि वहाँ पे थोड़ा खटकने लगा था वहाँ पार्टी में, ठीक है। सी आर दास कौन थे? तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी जनवरी 1923 यानी 1923 में गठन किया गया था। प्रांतीय परिषद को चुनाव में हिस्सा ले सके, मतलब चुनाव में, यहाँ पे चुनाव होगा, ठीक है। चुनाव लिख दिया है मैंने, यहाँ पे चुनाव होगा, ठीक है। यहाँ पे वह भी होगा, ठीक है। हाँ चलिए, हो गया। मतलब सी आर दास को याद रखिएगा, और मोतीलाल नेहरू, और ये डेट, और स्व पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। जनवरी 1923 सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, स्वराज पार्टी 19 जनवरी 1923 में इसका गठन किया गया था, स्वराज पार्टी का, ठीक है। ये पेपर में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको नोट्स में लिया है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की वजह से कृषि उत्पादन की कीमतों में भारी गिरावट आई, ठीक है। कृषि का जो उत्पाद था उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब ये आर्थिक मंदी की वजह से गिरावट आई, यानी कि हमारा जो जो एक परसेंटेज होता है वो गिर नीचे जाने लगा। लिखा है ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल होने लगी क्योंकि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। 1923 में ब्रिटेन की साइमन कमीशन का गठन ताकि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन किया जा सके। 1927 में क्या किया गया था? ब्रिटेन में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन क्या है, इसको खान सर ने इसको डिटेल में बताया है, ठीक है। और ये बुक में भी उतना डिटेल में नहीं है, तो आप याद रखिएगा। साइमन कमीशन 1927 में गठन किया गया ताकि भारत के संविधान जो है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसको कार्यशैली का अध्ययन किया जा सके। उसको का जो हमारा संविधान उसको अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आना, पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसके कारण हमारा एक राष्ट्रपति हो गया। 1929 यानी 1929 में लॉर्ड इरविन द्वारा डोमिनियन स्टेट का ऐलान किया गया था। और आगे लिखा है कांग्रेस के भीतर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस जैसे, ठीक है,
यहाँ पर होगा जैसे तेज तर्रार व आक्रामकता तेवर वाले नेताओं का उदय हुआ। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद एक गर्म दल के नेता थे। 1929 1929 में लाहौर अधिवेशन का लिखा है पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। पूर्ण स्वराज मतलब पूरी आज़ादी भारत को मिले लाहौर अधिवेशन में। और लिखा है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, ये 3 सम्मेलन, ठीक है, ये 3 सम्मेलन कहाँ पे, लंदन में आयोजित हुआ था। कहाँ पे, लंदन में आयोजित हुआ था, यानी कि वहाँ पे प्रस्तुत किया गया था भारत के भावी संविधान पर चर्चा की जा सके। ठीक है, भारत के संविधान पे चर्चा करने के लिए इन्होंने क्या किया था, गोलमेज की सम्मेलन का आयोजन किया था। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इसका मतलब क्या है, नवंबर 1930, जनवरी 1931, 1913 जनवरी, देन 1931, दिसंबर 1931, सितंबर 1931 एंड दिसंबर 1931। इसी प्रकार नवंबर दिसंबर 1932 एक 3 श्रेणी में बांटा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया। ठीक है, भारतीय कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। ठीक है, नमक यात्रा और असहयोग आंदोलन 1930 में पूर्ण हुआ था। पृष्ठभूमि, जो कि इसकी भूमिका क्या रही थी, अंदर की बातें लिखी हुई हैं। जनवरी 1930 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री थे, लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 मांगे रखी। ठीक है, और ये मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसान तक विभिन्न तबके से जुटी हुई थी। और इसी प्रकार आप पढ़ सकते हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक पर कर यानी टैक्स जो था उसको खत्म करना था। इन्होंने नमक तोड़ आंदोलन की शुरुआत भी की थी महात्मा गांधी ने। मैंने इसको डिटेल में पढ़ा दिया आपको ऊपर। और ये लिखा, लॉर्ड इरविन इनमें से किसी भी भाग को मानने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब जो भी महात्मा गांधी अपेक्षा कर रहे थे, जो भी अपनी बातें रख रहे थे, लॉर्ड इरविन उसे मानने को तैयार नहीं थे। 12 मार्च 1930 यानी 1930 में महात्मा गांधी द्वारा नमक यात्रा की शुरुआत की गई थी। यानी कि 12 मार्च 1930 में क्या किया था, महात्मा गांधी ने नमक तोड़ आंदोलन की शुरुआत की थी। क्यों की थी, क्योंकि नमक पे जो था ना टैक्स वो बहुत ज़्यादा था। और यहाँ लिखा 6 अप्रैल 1913 यानी 1930 में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा, यानी वहाँ पे उल्लंघन किया महात्मा गांधी ने। और यह घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहाँ पे शुरू हो गई थी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत कब हुआ था, तो नमक तोड़ आंदोलन का उल्लंघन किया था, उसी घटना के कारण महात्मा गांधी को जेल में भी डाला गया। इसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। आगे पढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 यानी 1930 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता की वजह से स्थगित 1932 दोबारा शुरू किया गया था। और 1934 में इसका समापन हुआ था। क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये वन शॉट में इसको समझने के लिए इसकी क्या घटनाएं हुई थी वहाँ पे, तो समझ सकते हैं आप। लिखा है, थोड़ा मैं हाइलाइटर दूसरा ले लेता हूँ जिससे और थोड़ा अच्छा अट्रैक्टिव लगे समझने में भी और देखने में भी। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। मुख्य घटनाएं क्या थी, देश के विभिन्न हिस्से में नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, यानी कपड़ों का बहिष्कार किया था। शराब की दुकानों में पिकेटिंग किया गया था और वन कानून का उल्लंघन किया गया था। और ब्रिटेन सरकार की प्रतिक्रिया क्या हुई थी, कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था, मतलब जेलों में डाल दिया गया था। और अगला पॉइंट है कि निर्मम दमन किया गया था, यानी बहुत ज़्यादा उस पर दमन किया था। हमारे जो भी क्रांतिकारी थे उन पे बहुत ज़्यादा पीटा गया था और मारा गया था मतलब। और आगे लिखा है कि शांतिपूर्ण सत्याग्रहों पर भी आक्रामक इन्होंने रोल निभाया था। महिलाओं और बच्चों को भी उन्होंने पिटाई की थी। और लगभग 1 लाख मतलब क्रांतिकारियों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। आंदोलन में भाग लेने वाले मतलब कौन थे, तो अमीर किसान, गरीब किसान,
अमीर किसान गरीब किसान, यानी अमीर किसान में ऊंची लागत के विरोध में, मतलब ऊंचे टैक्स के विरोध में थे, और गरीब किसान था वो ऊंचा भाड़ा तथा ऊंचा लगान, मतलब वहाँ पे भी लगान को मतलब यानी कि टैक्स को बढ़ रहा था, तो वहाँ पे गरीब और अमीर ये दोनों की बातें यहाँ पे सेम थी, इसलिए उन्होंने ये मतलब आंदोलन में भाग लिया था। और यहाँ पे लिखा व्यवसायी वर्ग में औपनिवेशिक सरकार की व्यवस्था और नीतियों के खिलाफ मतलब इन्होंने आंदोलन में भाग लिया। महिलाएं क्या थी, महिलाओं ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर इन्होंने क्या किया, आंदोलन में भाग लिया। और कुछ स्थानों पर मजदूर भी मजदूरों ने भी मतलब अपना अहम अहम योगदान दिया था अहम योगदान दिया था। यह कैसे असहयोग आंदोलन से अलग था, ठीक है, यह कैसे असहयोग आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन अलग था। तो असहयोग आंदोलन से कैसे अलग था, तो असहयोग आंदोलन आंदोलन में लक्ष्य स्वराज तथा पूर्ण स्वराज की मांग थी, और असहयोग आंदोलन के कानून का उल्लंघन शामिल नहीं था, जबकि इस आंदोलन में यानी कि सहयोग आंदोलन में कानून तोड़ना मतलब कानून को तोड़ा भी किया था। आगे लिखा सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था, तो उसकी क्या सीमाएं थी, सीमाएं, ठीक है। तो पहला टॉपिक में ये बताया गया कि अनुसूचित की भागीदारी नहीं थी, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस इनके हितों की अनदेखी कर रही थी, ठीक है। अनुसूचित जो भी वहाँ मतलब भारत में लोग थे उनका ये बात कहना है। और मुस्लिम संगठनों द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रति कोई खास उत्साह नहीं था, क्योंकि 1920 में 20 के दशक में मध्य से कांग्रेस, हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों पे करीबी से जाने लगे, मतलब हिंदू को ज़्यादा प्रेफर करने लगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुस्लिमों ने उतना अपना प्रोत्साहन, अपना सहयोग नहीं दिया। दोनों समुदायों के बीच संदेश और अविश्वास का माहौल बनता चला गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, तो यहाँ पे जो सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने क्या किया था, खास उत्साह नहीं, मतलब यहाँ पे मुस्लिमों ने खास उत्साह क्यों नहीं दिखाया था, क्योंकि यहाँ पे जो भी कांग्रेस थे उन्होंने हिंदू महासभा किया, और हिंदू का मतलब नारा और धार्मिक संगठनों का भी थी किया, मतलब विकास किया। सामाजिक अपनेपन का भाव, सामूहिक अपनेपन का भाव का मतलब क्या है, ये टॉपिक लिया गया है बुक से। ये लिखा है वे कारक चिन्ह, ये चिन्ह लिख दिया है, यानी कि ये चिन्ह है, ठीक है, ये च है, ठीक है। क्या है ये कारक चिन्ह क्या है, यहाँ पे थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया, तो मैं अपने मतलब नोट से पढ़ा देता हूँ। वे कारक चिन्ह जिन्होंने भारतीय लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना को जगाया तथा सभी भारतीय लोगों को एक एक किया गया, ठीक है। वे कारक चिन्ह जिन्होंने भारतीय लोगों को सामूहिक अपनेपन, मतलब अपना एक देश को लगाव रखने के लिए, राष्ट्रवाद बनने के लिए भावना को जगाया तथा भारतीय लोगों को एक किया गया, ठीक है। और चिन्ह का चित्र व प्रतीक, भारत माता का प्रथम छवि बोले या चित्र बोले बंकिम चंद्र द्वारा बनाई गई भारत माता का चित्र, इस छवि के माध्यम से राष्ट्र को पहचानने में मदद मिली, ठीक है। और आप पढ़े भी होंगे वहाँ पे, कहाँ पे, फ्रांस में, जो भी फ्रांस में एकजुटता किया गया था रूढ़िवादी वहाँ के लोगों के, वहाँ की शासन व्यवस्था के प्रति, राजा के प्रति, तो एक महिला को ही बनाया गया था और एक झंडा को बनाया गया था। तो इसी प्रकार यहाँ भारत भी प्रेरित होकर इन्होंने भी किया, इस प्रकार का चित्र बनाया भारत माता का। लोक कथाएं का मतलब क्या, राष्ट्रवादी घूम घूम कर इन लोग कथाओं का संकल्प करने में लगे थे कि ये कथाएं परंपरागत संस्कृति को सही तस्वीर पेश करती थी तथा अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने तथा अतीत को गौरव का भाव पैदा करती थी।
और चिन्ह क्या है। उदाहरण झंडा। बंगाल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम एक तिरंगा हरा पीला लाल जिसमें जिसमें 8 कमल थे। 1921 में 1921 के अंत तक यानी कि अंतिम तक क्या किया था, महात्मा गांधी ने भी सफेद हरा लाल रंग का तिरंगा तैयार कर लिया था। ये बंगाल का तिरंगा था और ये भारत का तिरंगा जो कि महात्मा गांधी ने तैयार कर लिया था। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं क्या मतलब आगे लिखा है इतिहास की पुनर्व्यवस्था। पुनर्व्यवस्था का मतलब क्या, बहुत से भारतीय महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति वर्ग व भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास के को अलग ढंग से पढ़ाना चाहिए ताकि भारतीय गर्व का अनुभव कर सकें। कहने का मतलब क्या है कि भारत में कई मतलब ऐसे पढ़े लिखे जो व्यक्ति थे, उन्होंने महसूस किया कि राष्ट्र को मतलब एक ऐसा मतलब भाव को जगा, भारत के लोग को भारत से मतलब अपने देश के प्रति प्रेम को जगाने के लिए क्या किया, इतिहास को अलग ही ढंग से एक पढ़ाना शुरू किया, जिससे भारत में जो भी लोग या वर्ग रहते थे वो अनुभव कर सके कि हम एक भारतीय हैं, हमें गर्व होना चाहिए। गीत जैसे वंदे मातरम 1870 के दशक में बंकिम चंद्र ने यह गीत लिखा। वंदे मातरम मातृभूमि की स्तुति के रूप में यह गीत बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया था। बंगाल का जो भी स्वदेशी आंदोलन था, तो ये वंदे मातरम का जो मतलब बंकिम चंद्र द्वारा लिखा गया था, इसे खूब गाया गया, जिससे जोश जो है अपने देश के प्रति प्रेम है वो और ज़्यादा बढ़े। ठीक है, थोड़ा मिलान कीजिए। एक प्रश्न लिखा गया है कि क्या हिंद स्वराज, चौरी चौरा, स्वराज पार्टी और राल्ट एक्ट। ठीक है, स्वराज पार्टी इसमें, और चौरी चौरा कहाँ पे है, तो चौरी चौरा और हिंद स्वराज। जो आप मैंने दो बता दिया और आप भी दो बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, और इसी प्रकार आगे भी ये लिखा है, आप इसको कंप्लीट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है। ठीक है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। तो आप, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगा और हेल्पफुल करेगा भी एग्जाम में। तो तब तक के लिए जय हिंद।